नमस्कार दोस्तों, कक्षा 8 हमारा राजस्थान हम पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा पाठ है वो है पाठ 8 जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। तो इसमें हम सरकार के द्वारा जो किए जाने वाले प्रयास है उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और राजस्थान के सामान्य ज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा 8 के विद्यार्थी है तो आपको ये पाठ पढ़ना ही है, मगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आरएस हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, एसीएफ, सभी के लिए। तो दोस्तों मुख्यतः इसमें यह बताया गया है कि बहुत सारे राजकीय प्रयास जो है वो चल रहे हैं जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम जो है वो चलाए जा रहे हैं, योजनाएं चलाई जा रही है। तो उन सब के बारे में हम इसमें जो है पढ़ने वाले हैं। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा जो है इसका जो पहला पृष्ठ है वो इसका थोड़ा ऊपर है, अभी देख लेते हैं, जस्ट ए मिनट। और काफ़ी चीज़ें इसमें है दोस्तों। भूमि सुधार आंदोलन, तो यहाँ से शुरू है पाठ। तो जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में सरकार अपने नागरिकों के लिए लोक कल्याणकारी कार्य करती है, लोगों के कल्याण से जुड़े हुए, और सामाजिक समरसता की स्थापना का प्रयास रहता है। भूदान आंदोलन और भूमि सुधार, इसकी हम बात करें तो जब देश आज़ाद हुआ था उससे पहले जमींदारी प्रथा जो है भारत में चल रही थी। तो इस कारण हम बात करते हैं कि जमींदारी प्रथा जो है प्राचीन काल से चली आ रही। जमींदारी प्रथा के कारण भूमि स्वामित्व की विषमता एक विकराल रूप बन गई थी। कुछ लोगों के पास में सैकड़ों हजारों बीघा ज़मीन थी और बहुत सारे ऐसे गरीब मजदूर किसान लोग थे जिनके पास ज़मीन न के बराबर या नहीं थी। तो इस विषमता को दूर करने के लिए हालांकि कानून तो बना दिया गया, मगर केवल कानून से काम नहीं होता जब तक कि प्रैक्टिकल कार्य नहीं किया जाए। तो इसलिए कानून की आड़ में ही जमींदारों ने किसानों के पास उपजाऊ ज़मीन को हक होने से रोक दिया। तो अब इसका तोड़ निकाला गांधी जी की शिष्य विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने 1951, याद रखें 1951 को, तेलंगाना के एक छोटे से गाँव तिरुचिरापल्ली या तिरुचपल्ली में एक ज़मीन का टुकड़ा दान में देकर भूदान आंदोलन की शुरुआत की। तो यहाँ से भूदान यानी ज़मीन दान में देना। विनोबा भावे ने कहा कि जो बड़ी बड़ी ज़मीनों के जो मालिक है, बड़े ज़मींदार है, बड़े किसान है, पेशे वाले लोग हैं, उनको अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा दान में दे देना चाहिए ताकि पुण्य का कार्य भी होगा और रोज़गार भी मिलेगा। तो इन्होंने भूस्वामियों से कहा कि ज़मीन का छठा हिस्सा दान में दे दीजिए। जैसे मान लीजिए 100 बीघा ज़मीन है तो लगभग 15-16 बीघा ज़मीन दान में दे देनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये आंदोलन धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया और बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा मिला। राजस्थान में नागौर जिले में भूदान आंदोलन शुरुआत हुई। नागौर से ही पंचायती राज की शुरुआत हुई। राजस्थान सरकार ने ग्राम दान अधिनियम 1971 बनाया। आज़ादी के समय भारत की 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। आज भी 60% से ज़्यादा कृषि पर निर्भर है। इसके साथ ही राजस्व मंडल की भी स्थापना की गई जो कि अजमेर में है, ताकि भूमि संबंधी जो विवाद है उनका निपटारा हो। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बनाया गया। काश्तकार यानी किसान। भू राजस्व अधिनियम 1956 बनाया गया। तो ये जो फैक्ट है जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं इनको आप ज़रूर याद रखें। इसकी PDF मित्रों आपको ये अंडरलाइन की हुई मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसी चैनल के नाम से आप सर्च कर सकते हैं जीके बाई मुकेश ढाका, या आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से भी कर सकते हैं। अस्पृश्यता यानी छुआछूत जो है उसका उन्मूलन के लिए भारत स्तर पर राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, ई रामास्वामी नायकर, महात्मा गांधी आदि लोगों ने प्रयास किए, महापुरुषों ने। राजस्थान में दयानंद सरस्वती, गोविंद गुरु, मामा बालेश्वर, हरिभा उपाध्याय और भी बहुत सारे नेताओं ने, समाज सुधारकों ने इसके लिए प्रयास किया। साथ ही साथ अगर हम संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 17 में
छुआछूत या अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है और इसके लिए कानून भी बना 1955 में, अस्पृश्यता उन्मूलन, 1955 में ही काश्तकार, 1955 में ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। तो 1955 के सन को आप विशेष रूप से याद रखें। इसके साथ ही साथ राजस्थान सरकार ने भी केंद्र के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1989 को भी सख्ती से लागू किया। 1955 के अलावा 1989 में भी कानून बना जिसको लागू किया गया। और वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जो है, इसके द्वारा जो आर्थिक सामाजिक विकास, महिला, उसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी आदि सब के कल्याण के लिए कार्य, छात्रवृत्तियाँ, योजनाएं आदि किए जा रहे हैं। महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण। नेहरू जी ने कहा था, आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं। तो मित्रों, महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए समय समय पर प्रयास होते आए हैं। आपको सोचकर बड़ी चिंता या आश्चर्य होगा कि 1951 में राजस्थान में महिला साक्षरता मात्र 2.51%, यानी 100 में से केवल 2-3 महिलाएं ही पढ़ी लिखी थी। 97 से 98 महिलाएं अनपढ़ थी, निरक्षर थी, अंगूठा छाप थी। ये स्थिति अब काफ़ी सुधर गई है। 2011 की हम बात करें, यानी आज से 9 साल पहले की, हालांकि 21 के आंकड़े तो अभी आए नहीं है, शुरू होगी गणना, तो 52%, यानी आज आधी से ज़्यादा आधी आबादी महिलाओं की पढ़ी लिखी है। अभी भी आधी निरक्षर है, तो इसको भी अभी और आगे ले जाना है साक्षरता को। जैसे जैसे साक्षरता बढ़ेगी, महिला सशक्तिकरण स्वतः ही बढ़ेगा। मित्रों, राज्य महिला आयोग महिलाओं से संबंधित जो विवाद है, समस्याएं हैं, उनको निस्तारण के लिए, उनको उठाने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य महिला आयोग की स्थापना 1999, याद रखें 1999, 15 मई 1999 को राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। इसमें एक अध्यक्ष होती है और 3 सदस्य होते हैं, यानी 1+3। तो आपको इसके अध्यक्ष का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। महिला स्वयं सहायता समूह भी बनाए जाते हैं ताकि जो महिलाएं हैं वो छोटी छोटी बचत करके और एक फंड बना सकें, फिर उसमें से ऋण लेकर कोई कार्य कर सकें। 10 से 20 महिलाएं से शुरुआत होके महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005, याद रखें इसको। घरों में कभी कभार या कई बार देखने को मिलता है कि महिलाओं के साथ में हिंसा, मारपीट, अत्याचार, गाली गलौज, किसी भी प्रकार की अगर जो हिंसा पाई जाती है तो उसको रोकने के लिए कानून बना दिया गया है, जिसमें सख्त से सख्त सज़ा संबंधित अपराधी को दी जाती है। बालिकाओं के लिए योजना चल रही है राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला। ध्यान रखें, सबला किसके लिए है? किशोरी बालिकाओं के लिए। तो बालिकाओं में पोषण, स्वास्थ्य स्तर सुधारना आदि सब के लिए योजना है। 11 से 18 वर्ष तक की विद्यालय न जाने वाली या बीच में विद्यालय छोड़ देने वाली बालिकाओं के लिए इसके तहत उनको आंगनबाड़ी के द्वारा पौष्टिक आहार, दलिया इत्यादि भी साथ ही साथ दिया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे आप रूबरू है अच्छे से। ये इसका लोगो है। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। यहाँ पर आप दोस्तों आरएस मुख्य परीक्षा में भी इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, बन सकता है। तो इसके उद्देश्य क्या क्या है, पहले आप इसमें ध्यान रखें। महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तीनों की संयुक्त पहल है। इसमें कन्या भ्रूण हत्या रोकने, विद्यालय में बालिकाओं की संख्या बढ़ाने और उनके ठहराव को सुनिश्चित करने, शिक्षा उनको दिलाने और शौचालय का निर्माण करने ताकि बालिकाओं को, महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति मिले। तो आदि सारे जो उद्देश्य है वो इसके हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, इसमें क्या होता है कि पुत्र के साथ साथ पुत्री को भी
पैतृक संपत्ति में बराबर अधिकार दिया गया है। दहेज निषेध अधिनियम 1961, याद रखें दोस्तों इन अधिनियमों को, इनका सन, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं सन, ठीक है। ये संशोधन किया गया 2005 में। बाल विवाह निषेध यहाँ 1925 दे रखा है पाठ्य पुस्तक में, जो कि मेरे जहाँ तक याद आ रहा है 1929 में हरविलास शारदा के प्रयासों से बना था, और 1930 में जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू हुआ था, जिसमें 1986 में संशोधन हुआ और आयु जो है वो इसमें बढ़ाई गई थी। 2006 में और संशोधन हुआ। वर्तमान में 18 और 21 का अनुपात है आयु का, बालिका और बालक, और अभी ये जो 18 वर्ष है इसको और बढ़ाने की बात चल रही है बालिकाओं की। मतदान की प्रक्रिया, देखो मतदान जो है वो भी एक जागरूक जो लोकतंत्र का नागरिक है उसका हक है, और मतदान की प्रक्रिया जो है उसमें जागरूकता बढ़ानी भी ज़रूरी है कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। एक एक वोट करके ही जो है देश की सरकार चुनी जाती है, और ये कितनी खूबसूरत बात है कि व्यक्ति चाहे कितना ही अमीर हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, चाहे एकदम गरीब हो, वोट उसको एक ही देने का अधिकार है। तो ये एक बहुत बड़ी समानता की स्थिति जो है बनती है। आजकल जो वोटिंग मशीन है उसके लिए ईवीएम काम में लेते हैं, जिससे आप रूबरू है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहले क्या हुआ करती थी, एक पर्ची हुआ करती थी। आज भी पंचों के चुनाव में, चूँकि मुझे चुनाव करवाने का अनुभव कई बार मौका मिला है राजकीय सेवा में होने के नाते, पंच, सरपंच, जिला परिषद, विधानसभा, लोकसभा, कभी पीठासीन अधिकारी के रूप में, कभी रिटर्निंग अधिकारी के रूप में। तो आज भी जैसे अभी हम लोगों ने चुनाव करवाए तो पंच के जो चुनाव थे वो पर्ची के माध्यम से होते हैं। यहाँ उनका नाम छपा हुआ रहता है, और जो है एक स्वस्तिक टाइप की एक मोहर होती है जिसको जो शुभंकर बोलते हैं, और उस पर तीर के निशान होते हैं, आपको याद आ गया होगा, ठीक है। ये जो ठप्पा है उनको लगाना होता है नाम के आगे। लोग कई बार निरक्षरता की वजह से ठप्पा कई बार पीछे लगा देते हैं, कई बार 2 जगह लगा देते हैं, तो वो मत खारिज हो जाता है। तो ये जो पर्ची वाला सिस्टम है वो आज कुछ ही चुनाव में बचा है, जिसको फिर एक बॉक्स होता है, उसमें बंद बॉक्स होता है, सील बंद, उसमें जगह होती है, उसमें डाला जाता है। फिर इनको हम काउंट करते हैं। उसके लिए भी अलग अलग रूल होते हैं, कौन सा मत खारिज करना है, कौन सा जोड़ना है, तो वो एक दिशा निर्देश होते हैं उनके अनुसार। तो वो चीज़ें आजकल कम हो गई है। सरपंच के चुनाव में भी इस बार ईवीएम काम में आई है, तो ये बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। ईवीएम जो है इतनी प्रमाणिक है कि विश्व के सारे जो इंजीनियर है, बहुत सारे यानी जो जाने माने, उन्होंने भी इसको प्रमाणित किया है। तो ईवीएम के ऊपर किसी प्रकार की शंका संदेह उठाना एक तरह से लोगों को बरगलाना है। तो ईवीएम जो है इसमें एक ईवीएम में 16 उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है। नोटा का विकल्प भी रहता है, यानी इनमें से कोई नहीं। यानी मान लीजिए उम्मीदवार है, उनमें से आपको कोई पसंद नहीं है तो आप नोटा दबा सकते हैं। मगर भारत में हम बात करें ग्रामीण मतदाता या जो निरक्षर मतदाता है, वो जहाँ तक हमें लगा है कि भूल से ही नोटा दबता है अधिकांश का। तो यानी जो आधे से भी ज़्यादा लोग भूल से नोटा दबा देते हैं, और बाकी अभी इतनी जागरूकता नहीं आई कि लोग किसी एक को भी सारों को नकार दें, ऐसी स्थिति बहुत कम आती है। तो नोटा नन ऑफ द अबोव, अंतिम बटन इसको रखा जाता है। 2 उम्मीदवार है तो तीसरा ये रहेगा, 10-15 है तो 15 है तो 16वां ही रहेगा, 16 से ज़्यादा है तो 2 ईवीएम जुड़ेगी, उसमें आगे वाला रहेगा। और चुनाव के लिए जो कलेक्टर है वो जिला निर्वाचन अधिकारी, वो एक मतदान दल बनाते हैं। बूथ के लिए जहां आप वोट देके आते हैं वो बूथ होता है। उस बूथ में 4-5 लोगों की पार्टी होती है, उसमें एक पीठासीन अधिकारी होता है, बाकी उसमें मतदान अधिकारी होते हैं। एक रजिस्टर संधारण करता है, वोटर लिस्ट रखता है, स्याही लगाते हैं, बैलेट जारी करते हैं, और इनका सुपरविज़न और व्यवस्थाएं संभालते हैं पीठासीन अधिकारी। तो इस तरह से, और फिर बाएं हाथ की तर्जनी पर स्याही लगाई जाती है, अमिट स्याही। अमिट स्याही को विज्ञान के हिसाब से क्या बोलते हैं मित्रों, क्या होता है ये होता है सिल्वर नाइट्रेट, जो कि मिटती नहीं है। और अभी फ़िलहाल पंचायत जो ग्राम जिला परिषद के चुनाव हुए, इनमें दाएं हाथ पर स्याही लगाई गई, क्योंकि हाल ही में मतदाताओं ने सरपंच के चुनाव में वोट दिया था बाएं हाथ पर, उनके निशान था पहले से, इसलिए। पिछले चुनाव में वीवीपीएटी भी आया था, हालांकि अब की बार उसको जो है नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है, खर्चा भी बढ़ता है। ये इसलिए आई थी वीवीपीएटी मित्रों, क्योंकि कुछ लोगों ने ईवीएम पर शक जो है जाहिर किया, ईवीएम पर सवाल उठाए जो कि बेबुनियादी थे, कि वोट हम डालते हैं एक निशान को, जाता है दूसरे निशान को।
ऐसे कुछ अफवाहों की वजह से वीवीपैट मशीन भी साथ में लाई गई थी। रिटर्निंग अधिकारी वो अधिकारी होता है जो सामान्यतः अलग अलग चुनाव में, जैसे सरपंच के चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी अलग होगा, विधानसभा के चुनाव में सामान्यतः है एसडीएम, लोकसभा के चुनाव में जिला कलेक्टर आदि के पास में ये पावर होते हैं जो कि परिणाम आदि की घोषणा करवाते हैं। वीवीपैट का पूरा नाम आप ज़रूर याद रखें मित्रों, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ये आपको ज़रूर याद रखना है। ये इस ईवीएम के साथ ही जुड़ी होती है। आपने मान लीजिए 2 नंबर बटन को दबाया है तो क्या होगा, यहाँ निशान दिखाई देगा, 7 सेकंड तक वो रहेगी पर्ची, फिर वो अपने आप कट के यहाँ बॉक्स में गिर जाएगी। फिर ये निश्चित हो जाएगा जब मतगणना होगी कि मान लीजिए 2 नंबर को 107 वोट मिले, 1 नंबर को 115 वोट मिले, तो अगर विवाद की स्थिति हो तो चाहे यहाँ इन पर्चियों को ये बॉक्स में पैक रहती है, इनको बाहर निकाल कर गिना भी जा सकता है कि जो मशीन में 107 दिखा रहे हैं डाटा, क्या वो सही है क्या, तो इन पर्चियों को भी गिनकर वेरीफाई कर सकते हैं। और वोटर भी, वोट देने वाला भी देख सकता है कि उसने जिस निशान के आगे वोट दबाया है क्या यहाँ पर्ची पर यहाँ भी वही दिख रहा है। परंतु इससे क्या है दोस्तों, हम लोगों ने जब चुनाव करवाए तो पता चलता है वोट देने वाला वोटर तो सिर्फ उसको आता है आधा मिनट 1 मिनट लगता है, मगर जो इसमें चुनाव प्रक्रिया में जो लोग जुड़े होते हैं हज़ारों की संख्या में, उनके बहुत ज़्यादा जो है कार्य वर्कलोड रहता है। तो इसमें वोटिंग थोड़ी धीमी होती है क्योंकि 2 मशीनें हैं, ये समय लेती है, तो इसलिए फिर बाहर मतदाताओं की लाइन लग जाती है, लोग परेशान होते हैं। व्यवस्थित अब ये एक स्वीप कार्यक्रम चल रहा है जो भी हमारे विद्यालयों से जुड़ा रहा है। मैंने स्वयं जो है इसमें सुपरवाइज़र होने के नाते कुछ भूमिका निभाई है। स्वीप का पूरा नाम आप ध्यान रखें, सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा निर्वाचक सहभागिता, एस सिस्टेमेटिक वोटर एजुकेशन इलेक्ट्रोल और पी सहभागिता, इसका आगे आ जाएगा पूरा, पी का भी नाम भी याद नहीं आ रहा, पार्टनरशिप होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि जो 18 साल के हैं, 16-17 साल के हैं, उनको थोड़ा तैयार करना कि भाई आप निर्वाचक बनने वाले हैं, आप निर्वाचक हैं, आपको अपने वोट का प्रयोग करना चाहिए, उनको प्रशिक्षित करना, वोट किस प्रकार से दिया जाता है, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना, शुद्ध करवाना आदि सब उनको, सूचित मतदान यानी निष्पक्ष मतदान और सूचित यानी जागरूकता के साथ मतदान। सूचना का अधिकार आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई। तो आरटीआई में क्या है, राजसमंद, राजस्थान में राजसमंद जिले की भीम तहसील के देवडूंगरी गांव में मजदूरों और किसानों ने मजदूरी से संबंधित रिकॉर्ड के लिए जो है इसकी मांग की। ध्यान में रखें, राजस्थान में सबसे पहले भारत में सन 2000 में सूचना का अधिकार कानून बना, सबसे पहले राजस्थान में। फिर मांग जब बढ़ी तो फिर भारत में भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू हो गया। अब है आरटीई राइट टू एजुकेशन, ये भारत सरकार ने सन 2009 में बना दिया, राजस्थान सरकार ने 2010 में बनाया। ज़्यादातर कानून दोस्तों अगले साल लागू होता है, तो अगले साल तो 2011 में ये लागू हो गया राजस्थान में 1 अप्रैल 2011। आयु है 6 से 14 वर्ष के बच्चे जिनको कि कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। आयु के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। मान लीजिए कोई 10 साल का बच्चा है, स्कूल नहीं गया, फिर वो स्कूल जाएगा तो उसको पहली में नहीं बिठाएंगे, क्योंकि 10 साल का बच्चा पहली क्लास में बैठेगा तो वो शर्मिंदा भी होगा, पिछड़ भी जाएगा। तो 6 साल से 7, 8, 9, 10 वो चौथी में होना चाहिए था, उसको सीधा चौथी क्लास में एडमिशन मिल जाता है। ये आयु के आधार पर प्रवेश है। और गरीब बच्चे भी निजी स्कूल में भी पढ़ सकते हैं, वीआईपी से वीआईपी स्कूल में भी पढ़ सकते हैं। कैसे? 25% सीटें जो है वो उनके लिए अलग से सुरक्षित रखी जाती है, केवल गरीब और कमज़ोर बच्चों के लिए, जिनका चयन लॉटरी के आधार पे होता है। और वो जो बच्चे हैं उनकी जो फीस है वो फिर सरकार उस स्कूल को देती है। इसके लिए भी सुपरविज़न होता है, जिसके तहत हमें प्रैक्टिकल कार्य करने का मौका मिला, कुछ स्कूलों का सुपरविज़न किया। तो निश्चित रूप से जो है गरीब बच्चे हैं जिनकी आय अभी 1 लाख कर रखी है शायद इसमें, वहाँ तक के जो बच्चे हैं अधिकतम वो इसमें लाभ उठा सकते हैं। और बाल अधिकार की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 1989
सन याद रखें। हर तारीखें, सारी तारीखें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सन से ही काम चल जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया। भारत ने 1992 में इस पर हस्ताक्षर किए। इसमें सभी बच्चों के कुछ अधिकार तय किए गए हैं कि बच्चे को जीने का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, विकास का अधिकार है और सहभागिता का अधिकार है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी बनाया गया है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं 1098। याद रखें 1098 किसी भी प्रकार की बालकों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके निस्तारण के लिए। राजस्थान संपर्क पोर्टल, इसमें विभिन्न प्रकार की शिकायतें सितंबर 2019 में किया गया। जन सामान्य की शिकायतें दर्ज कराई जा सकती है, एक अभिनव प्रयास है। ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं, 181 पर कॉल करके दर्ज करवा सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं उनको। साइबर सुरक्षा, दोस्तों आजकल क्या है, हर चीज़ें ऑनलाइन तो हो गई है, मगर ऑनलाइन के साथ ऑनलाइन अपराध वो भी बढ़ गए हैं। साइबर सुरक्षा ज़रूरी हो गई है। आपके पास में आपने देखा होगा बहुत सारे मैसेज आते हैं, आप जीत गए हैं 1 लाख, आप जीत गए 1 करोड़, आप जीत गए मोबाइल, वो सारे फर्जी होते हैं। आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपकी सूचना उसके पास चली जाती है। हो सकता है आपके अकाउंट को साफ कर दिया जाए। कई बार ये भी हो सकता है कि वो आपको कॉल करें और कहें कि आप हमें 1000 रुपये भेजिए, आप मोबाइल जीत गए, हम आपको मोबाइल दे देंगे। या कहते हैं आप हमें इतनी राशि भेजिए, हम आपको इतने डॉलर का इनाम दे देंगे। तो आप उनसे साफ साफ ये कहो कि भाई जो राशि मुझे भेज रहे हो उसमें से वो काट के बाकी भेज दो मुझे। दूसरी बात, ऐसे लोगों को मुंह लगाना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार के कोई फ़ोन आए तो उनको तुरंत काट देना चाहिए, अगले को थोड़ा डरा के, और ताकि वो दोबारा नहीं करें। और ऐसे किसी भी लिंक, अज्ञात लिंक पर, जो अटपटा टाइप के जो लिंक होते हैं उन पर क्लिक नहीं करना चाहिए मेसेज पे आए हुए। कोई भी आपसे पैसे मांग रहा है, आप ध्यान रखें, पैसे मांग रहा है या कोई OTP जानकारी मांग रहा है, आधार कार्ड की मांग रहा है, आप ध्यान रखें, बार बार RBI और बैंक कहते हैं कि हम कोई प्रकार की जानकारी नहीं मांगते। आप साफ कह दो कि हम बैंक में जाके देके आ जाएंगे, फ़ोन पे किसी को नहीं बताएंगे। तो आप खास ख्याल रखें, तो इससे हम बहुत सारी समस्याओं से बच जाते हैं। साइबर में और भी हमले होते हैं, जैसे इंटरनेट के माध्यम से आप अपने लैपटॉप में इंटरनेट चला रहे हैं तो ये रैनसमवेयर एक वायरस है जो कई बार अंदर घुस जाता है, और वायरस के जो मालिक होते हैं यानी जो वायरस बनाने वाले, वो फिर आपको कहते हैं कि इतनी राशि दे दो तब हम इसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से वायरस को वो हटा लेते हैं और राशि वसूल, यानी ये ऑनलाइन फिरौती हो गई। इसी तरह से मालवेयर है। और साइबर धोखाधड़ी में 2 नाम और चलते हैं, जैसे फिशिंग और स्पूफिंग। फिशिंग में क्या होता है, जैसे आजकल एक प्रैक्टिकल चलता है ना, हनी ट्रैप, इस तरह से फिशिंग होता है ऑनलाइन। इसमें फर्जी ईमेल वगैरह आते हैं, जैसा कि मैंने भी बताया, फिर आपकी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। स्पूफिंग में भी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें आपके आधार नंबर, आपके पैन नंबर, आपके विशेष आप ख्याल रखें, जो आपका ATM कार्ड है उसके जो 16 अंक संख्या है वो आप किसी को नहीं बताएं, OTP किसी को नहीं बताएं, तो खास ख्याल रखें। साइबर सुरक्षा के उपाय, तो अपने पिन को गोपनीय रखें, पासवर्ड को, नवीनतम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखें, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग रिपोर्ट पर अगर घटना हो जाए तो आप वहाँ पे उनको सूचना देवें। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे सारी बातें अपने आ गई है। और यह है शब्दावली नोटा, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, पूरा नाम याद रखें। VVPAT, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, यानी इसमें एक पेपर भी आता ना छोटा सा, वो वेरीफाई करने के लिए। स्वीप, ये P का प्रोग्राम था ना उस समय। तो सिस्टेमेटिक वोटर एजुकेशन इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, P है मगर यहाँ P एक ही दे रखा है सुविधा के लिए, तो स्वीप, इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखें। 2 क्वेश्चन है यहाँ देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी थी? 52। और आज़ादी के समय कितनी थी? मात्र 2-2.5%। भूदान आंदोलन 1951, विनोबा भावे, तेलंगाना के तिरुचिरापल्ली से। इनको मिलान कीजिए। VVPAT तो वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, नोटा नन ऑफ द अबव। मजदूर किसान शक्ति संगठन, सूचना का अधिकार, बाल अधिकार समझौता संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। स्वीप कार्यक्रम क्या है? मतदाताओं में जागरूकता के लिए बाल अधिकारों के बारे में बताइए। यूएनओ ने इनको जारी किया और 1900 कितना था, 89 था क्या,
और बाल अधिकार जो है जैसे सुरक्षा का अधिकार, जीने का अधिकार, सहभागिता का अधिकार आदि। राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? 15 मई 1999। भूदान आंदोलन विनोबा भावे के बारे में बताना है। समाज सुधारक जो राजस्थान में रहे। साइबर सुरक्षा के उपाय, तो आप जैसे कुछ तो साइबर अपराधों के बारे में बता के अपने OTP वगैरह आदि शेयर नहीं करें आदि चीज़ें। तो प्रिय विद्यार्थियों, दोस्तों, आपको अच्छा लगा होगा वीडियो पाठ। अगले पाठ 9 में हम मिलेंगे। धन्यवाद।